के ऊतक पढ़ने वाले हैं, और जंतु के ऊतक मतलब सभी बहुकोशिकीय जंतु के ऊतक लगभग एक जैसे ही होते हैं, उनके कार्य एक ही होता है। अर्थात जो कार्य मानव के शरीर में ब्लड का है वही कार्य किसी और जंतु के ब्लड का है। तो सभी बहुकोशिकीय जंतु में कुछ अपवादों को शामिल करते हुए ऊतक एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जंतु के अंतर्गत हमारा फोकस मानव के ऊतकों के संदर्भ में रहेगा, क्योंकि परीक्षा का सिलेबस मानव के ऊतक से रिलेटेड है। इसीलिए हम मानवों के ऊतक के बारे में विचार करेंगे। लेकिन मानव के ऊतक पढ़े जिसका मतलब नहीं कि और जंतु जो है बहुकोशिकीय उसमें अलग ऊतक है, नहीं, एक ही जंतु में लगभग समान प्रकार के ऊतक होते हैं, उनके कार्य एक समान ही होते हैं। एक ऊतक जो हमारे शरीर में जो काम कर रहा है वही गाय भैंस के शरीर में अगर वो ऊतक है तो वो भी वही कार्य कर रहा था, वहां पर भी उसकी वैसी ही संरचना होती है। तो जो ऊतक हम एनिमल ऊतक के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं वो सभी एनिमल के संदर्भ में है, लेकिन हमारा फोकस रहेगा मानव के ऊतक को। आइए दोस्तों मानव के ऊतक को पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा का सिलेबस यही है, ह्यूमन टिश्यू। इससे पहले आप देखे थे कि पौधों के ऊतकों का जो बंटवारा हुआ था वो बंटवारा हुआ था विभाजन क्षमता के आधार पर। पौधों में दो प्रकार के ऊतक थे, ऐसे ऊतक जिनके कोशिकाएं विभाजित करती थी वो मेरिस्टेमेटिक, जिसका नहीं करती थी वो परमानेंट। यानी कि पौधों के ऊतक का बंटवारा करने का आधार कोशिकाओं के विभाजन करने की क्षमता से था। लेकिन दोस्तों मानव के ऊतक या जंतु के ऊतक का बंटवारा उस तरह से नहीं हुआ है, यह हुआ है कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। और कार्य के आधार पर मानव के ऊतकों को दोस्तों चार प्रकार से बांटा गया, चार प्रकार में बांटा गया है। पहला ऊतक है इपिथीलियम, इपिथीलियम को थीलियल भी कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों क्या? कनेक्टिव। दूसरा क्या है? कनेक्टिव। तीसरा क्या है? मस्कुलर। तीसरा क्या है? मस्कुलर। और चौथा क्या है? नर्वस। तो जंतु के शरीर में चार प्रकार के, पौधों में दो प्रकार के। एक बहुकोशिकीय जंतु में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के ऊतक होते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी या मांसपेशी ऊतक जो भी कह लीजिए, और दोस्तों क्या? तंत्रिका ऊतक। हालांकि उपकला शब्द का अब यूज कम किया जा रहा है। इपिथीलियम को हिंदी में ही इपिथीलियम लिख दिया जाता है लगभग। सेंट्रल एसएससी की एग्जाम में तो ऐसे ही लिखा आता जितनी बार प्रश्न आया, लेकिन ये हिंदी नाम प्रचलन में है। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों नाम याद रखिए, क्योंकि ये जरूरी है। तो मानव के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक? चार प्रकार के ऊतक। या पूछ दे कि बहुकोशिकीय जंतु में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? चार प्रकार के ऊतक। और ये चार प्रकार का जो ऊतक है ये बंटवारा हुआ है किस आधार पर? अगर कार्य के आधार पर अगर ऊतकों का बंटवारा हुआ है तो निश्चित ही दोस्तों सब ऊतक के कार्य क्या होंगे? अलग अलग होंगे, एक समान तो नहीं होंगे। यानी इतना बात तो क्लियर है कि मानव के शरीर में जो ये चार ऊतक है, इनके कार्य अलग अलग है, क्योंकि इनका बंटवारा ही कार्य के आधार पर हुआ है। कार्य अलग अलग है, इसके प्रमुख कार्यों को आप समझ लीजिए, फिर हम विस्तार में जाएंगे इसको एक एक करके। प्रमुख ऊतक, इन ऊतकों के जो प्रमुख कार्य है इसको आप समझ लीजिए। ये जो इपिथीलियम ऊतक है ना, इसका काम होता है क्या देना? सुरक्षा देना। ये ऊतक अंगों को सुरक्षा देते हैं। सुरक्षा देने का मतलब बाह्य आघातों से बचाना, आंतरिक आघातों से बचाना। भिन्न भिन्न अंग जो अंदर में है उनको आंतरिक घर्षण से बचाना, उनको बाहरी चोट से बचाना, हर अंगों को सुरक्षा देने का काम इपिथीलियम ऊतक करते हैं। अब दोस्तों सुरक्षा देने का काम अगर कोई ऊतक करेगा तो उसको बाहर रहना पड़ेगा कि अंदर? बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए हमारे अंग के जितने भी अंग हैं उसके बाहरी लेयर किस ऊतक से बनते हैं? इपिथीलियम से। क्योंकि सुरक्षा, बॉडीगार्ड आगे आगे चलेगा, उसे पीछे पीछे भी चलता है, ठीक है। लेकिन समझिए सुरक्षा देना है तो दरवाजे के बाहर रखकर देखना पड़ेगा। तो वही दोस्तों जितने भी अंग है ना, जितने भी अंग मानव के शरीर में या जंतु के शरीर में, सब अंग का बाहरी लेयर कौन ऊतक तैयार करेगा? एपिथेलियम तैयार करता है। और दूसरा कनेक्टिव, इसका नाम है कनेक्टिव। इस नाम से ही कार्य स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक जंतु के शरीर में या मानव के शरीर में जो भी अंग है, क्या वे एक दूसरे से स्वतंत्र है या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्लियर है ना? जितने भी अंग है ना सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब अंग अलग अलग है लेकिन सबका एक दूसरे से रिलेशन है। कहिए कि कैसे पता चला सबका एक दूसरे से रिलेशन है? तो कोई एक अंग हटा देंगे ना तो सारा अंग गड़बड़ाने लगेगा। आपको क्या लगता है फेफड़ा काट के हटा देंगे लीवर मस्त रहेगा कि चलो हमारा तो काम था? यानी श्वसन, फेफड़ा को आप कुछ कर दिए, श्वसन गड़बड़ा जाएगा, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। हर अंग के कार्य एक दूसरे पर निर्भर है और हर अंग एक दूसरे से जुड़े होते। जंतुओं के शरीर में जितने भी अंग होते हैं ना वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते बल्कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
और जोड़ने का काम किसका है? कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू का। ये जोड़ने का, इसके लिए नाम ही कनेक्ट। कनेक्टिव टिश्यू का मुख्य कार्य भिन्न भिन्न अंगों को आपस में जोड़ना तो है ही, इसके अलावा जानते हैं कि दो अंगों के बीच जो खाली जगह होता है ना, उस खाली जगह में ये जाकर भर जाते हैं। नहीं तो दोस्तों क्या होगा, अंग के बीच खाली जगह रहेगा, दौड़ेंगे कूदेंगे, अंग टकराएगा, घर्षण होगा, घर्षण होगा, अंग क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो उसके बीच में जाकर संयोजी ऊतक जो है ना दोस्तों जाकर के जमा हो जाते हैं। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं, हम पढ़ेंगे। कुछ एकदम संयोजी ऊतक होता है एकदम दोस्तों फोम फोम देखे हैं, हाँ फोम की तरह होते हैं, उसी टाइप का संयोजी दो अंगों के बीच जाकर जाते हैं, उसके बाद वो फोम पच 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 करते रहेगा, कुछ होगा नहीं। और दोस्तों एक बात जानते हैं कि अंग आपस में जुड़े नहीं होते तो क्या होते हैं? अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए आपकी सारे अंग आपस में जुड़े नहीं होते, एक दूसरे से स्वतंत्र होते, और ऐसा ही जीव होता तो क्या होता? इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जब कोई एक्सीडेंट कर जाता है तो आप सुनते होंगे कि ये फट गया, वो फट गया। लेकिन अगर सब अंग एक दूसरे से अलग होते तो स्थितियां बिल्कुल उलट होती। एक व्यक्ति, अखबारों में खबर छपते कि एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं, लीवर बगल के खेत में जाकर गिरा है, किडनी आसपास बिखरे हुए थे, जबकि छोटी आंत की खोज अब तक चल रही है, नहीं चल रही। ये स्थितियां तब बनती जब सारे अंग एक दूसरे से अलग है। फिलहाल ऐसे होते नहीं है क्योंकि मौजूद है कौन ऊतक? इसका काम एक दूसरे को जोड़ना है। तो इपिथेलियम ऊतक का मुख्य काम क्या है? सुरक्षा देना है। संयोजी ऊतक का मुख्य काम है अंगों को आपस में जोड़ना, अंगों को आपस में जोड़ना। और मस्कुलर पेशी ऊतक का काम है गति प्रदान कराना, ठीक है, गति प्रदान कराना। ये मस्कुलर ऊतक जो है इसी के बदौलत हम चल फिर पाते हैं, मूवमेंट हो पाता है। अगर पेशी ऊतक नहीं रहेगा दोस्तों, सजीवों में जंतु में गति संभव नहीं हो पाएगा। तो चलते फिरते हैं, हमारे हाथ में जो मूवमेंट होता है, गला में जो मूवमेंट होता है, वह दोस्तों इसी ऊतक के बदौलत होता है, पेशी ऊतक के बदौलत होता है। वैसे भी पेशी ऊतक का तो मुख्य काम गति प्रदान कराना है ही। दूसरा, शरीर का ढांचा इसी ऊतक से तैयार होता है। आप कल्पना कीजिए कि मानव के शरीर में एक जरा सा भी मांस नहीं होता, पेशी ऊतक होते ही नहीं, फिर भी सजीव होते, मानकर चलिए, तो फिर वो देखने में कैसे लगते हैं? देखने में अजीब नहीं लगते? तो एक तो ये शरीर के स्ट्रक्चर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। शरीर का ढांचा तैयार करने में हड्डियों की भूमिका है, लेकिन इसकी भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों? गति प्रदान कराना। और तीसरा है नर्वस सिस्टम। इसका तो कार्य दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे सबका कार्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी एक ऊतक के अभाव में हम सजीव के जंतु के शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। तंत्रिका ऊतक का काम होता है ये शरीर के संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। ये हर प्रकार की संवेदनाओं को, सेंसिटिविटीज को भिन्न भिन्न अंगों से कहां तक पहुंचाता है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क फिर उन संवेदनाओं पर जो एक्शन लेता है, उन संवेदनाओं को पुनः अंगों तक लाना ही इस ऊतक का काम है। किसका? यानी कि ये शरीर के सभी अंगों का रिलेशन ब्रेन से स्थापित करते, ब्रेन से। क्योंकि सभी अंगों के कार्य पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से किसका कंट्रोल होता है? हमारा ब्रेन का होता है। अब ब्रेन सभी अंगों से जो संपर्क साधते हैं वो किस ऊतक के बदौलत? तो नर्वस सिस्टम का काम है संवेदनाओं का आदान प्रदान करना, किनके बीच? अंग और मस्तिष्क अंग के बीच। इस ऊतक के अभाव में हमारे शरीर का कंट्रोलिंग क्षमता खत्म हो जाएगी। लकवा एक स्थिति होती है, पैरालिसिस जिसको कहते हैं। उनमें लगभग हाथ या पैरों पर से मस्तिष्क का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कौन ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? नर्वस ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं पैरालिसिस में। यानी कि वो नर्वस ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं लगभग पैरालिसिस में जो हाथ और पैरों का संपर्क मस्तिष्क से बनाता है। अब वो ऊतक 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। इन 4 प्रकार के ऊतकों का बंटवारा जीव वैज्ञानिकों ने किस आधार पर किए हैं? कार्य के आधार पर किए हैं। भिन्न भिन्न अंगों को बाहरी आघात से बचाने की जिम्मेदारी किस ऊतक पर है? इपिथेलियम। हमारे शरीर में स्थित भिन्न भिन्न अंगों को आपस में जोड़ता कौन ऊतक है? गति प्रदान कराने वाला ऊतक कौन है? और संवेदनाओं का चालन करने वाला ऊतक। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आइए, एक चीज से आपको छुटकारा मिल गया है इसमें। जब पौधों का ऊतक पढ़ रहे थे तो उनके कोशिकाओं के आकृति का हम जिक्र कर रहे थे कि कोशिका गोलाकार है, कोशिका लंबा है, कोशिका ये है वो है वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पर आपको ज्यादा फिगर से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फिगर में इसमें बताने की कोई जरूरी नहीं होगा। जैसे ब्लड भी एक ऊतक है, तो ब्लड पढ़ेंगे तो वहां पर उसके कोशिकाओं का ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। हड्डी पढ़ेंगे, हड्डी भी ऊतक है, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हड्डी सब देखे होंगे क्या है, ब्लड सब जानते हैं। तो फिगर से बहुत कम आपको फिगर समझना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो समझना पड़ेगा दोस्तों। आइए एक एक करके इस ऊतक को विस्तार में समझते हैं।
और पहला उत्तक है दोस्तों आपका एपिथेलियम। एपिथेलियम, इसका थीलियल भी कहा जाता है, उपकला उत्तक। दो बात तो क्लियर हो गया कि यह उत्तक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? सुरक्षा देना। यह उत्तक कहां रहते हैं? अंगों के बाहरी परत का निर्माण करते हैं। इस उत्तक द्वारा क्या होता है दोस्तों? अंगों के बाहरी परत का निर्माण होता है। इसके अलावे यह उत्तक अंगों को मदद करते हैं किसमें? डिफ्यूजन में, यानी किसमें? विसरण में। अब विसरण क्या आप समझे कि नहीं समझे? अंग से कोई पदार्थ विसरित होते हैं तो विसरण में कोशिका के कोशिका झिल्ली का तो योगदान है ही दोस्तों। उत्तक में विसरण संपन्न कराने में जिस उत्तक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है वो भी उत्तक कौन है दोस्तों? एपिथेलियम में। यानी कि ये सुरक्षा देने के अलावे अंगों को भिन्न भिन्न पदार्थों को विसरण कराने में और उसके बाद सेक्रेशन कराने में, ठीक है, सेक्रेशन कराने में यानी स्राव कराने में। अगर किसी अंग में कोई पदार्थ का निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद उस अंग को, उस पदार्थ को बाहर निकालना है तो उसमें भी ये एपिथेलियम उत्तक मदद करते हैं। यानी समझिए ना, अंग को कोई भी पदार्थ बाहर अंदर करना है तो एपिथेलियम से तो इजाजत लेनी पड़ेगी ना, है क्योंकि ऊपर का लेयर किसका है? एपिथेलियम। तो कुछ भी अंग के बाहर जाएगा, कुछ भी अंग से बाहर निकलेगा तो बिना एपिथेलियम उत्तक के मदद से यह संपन्न हो सकता है। क्या? एक अंग को विसरण करना यानी कि अपने से होकर कुछ पदार्थों को बाहर भेजना। तो अगर एपिथेलियम उत्तक की सहमति नहीं होगी तो क्या वो पदार्थ बाहर निकल पाएंगे? क्यों नहीं निकल पाएंगे? क्योंकि सबसे बाहरी लेयर उसी का है। तो यह उत्तक अंगों को विसरण कराने के लिए यानी विसरण के कार्य में, सेक्रेशन के कार्य में, जैसे कोई भी ग्रंथि होती है ना, वो हार्मोन बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं और फिर उसका क्या करते हैं? स्राव करते हैं। उस ग्रंथि का जो भीतरी लेयर होगा, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि कोई अंग इस तरह का है तो अंग का तो बाहरी भाग एपिथेलियम से बना ही होगा, ठीक है, बाहरी लेयर किसका बना होगा? लेकिन अंदर का भाग खुला हुआ है कि अंदर में काफी ज्यादा स्पेस है तो ये वाला भाग भी किस उत्तक से बना होगा? एपिथेलियम से। यानी एपिथेलियम उत्तक अंगों के बाहरी परत के अलावे आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का भी निर्माण करता है। इसके अलावे किसी भी अंग को कोई भी पदार्थ एब्जॉर्ब करना है, क्या करना है? एब्जॉर्ब करना, यानी क्या करना है? अवशोषण करना, तो उसमें भी उस कौन उत्तक मदद करेगा? एपिथेलियम। जैसे छोटी आंत में पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण। तो छोटी आंत के भीतरी परत में कौन सा उत्तक होगा? एपिथेलियम होगा। कौन सा होगा? एपिथेलियम होगा। तो एपिथेलियम उत्तक का मुख्य कार्य सुरक्षा देना है। इसके अलावे यह उत्तक अंगों को विसरण में, स्राव करने में और अवशोषण करने में मदद करता है। बात को समझे कि नहीं समझे? एपिथेलियम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा देना है। इसके अलावे ये अंगों को किन कार्यों में मदद करते हैं? और ये तीनों कार्य इसी उत्तक के बदौलत हो सकते हैं। कोई अन्य उत्तक अंगों के लिए इन कार्यों को संपन्न नहीं कर सकते। और यह उत्तक लगभग सभी अंगों के बाहरी परत का निर्माण करता है एवं आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का भी निर्माण करता है। उसके बाद दोस्तों इस उत्तक, एपिथेलियम उत्तक में इंटरसेलुलर स्पेस, इस बात को आप समझ गए क्या होता है इंटरसेलुलर स्पेस? किसी उत्तक में किन्हीं दो कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। किसी उत्तक के किन्हीं दो कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो एपिथेलियम का काम सुरक्षा देना है। निश्चित रूप से जिसका काम सुरक्षा देना होगा उस उत्तक को मजबूत बनना पड़ेगा, मजबूत। और मजबूती कोशिका की अधिकता से आएगी, ना कि उसके बीच खाली स्थान रह जाने से। तो एपिथेलियम उत्तक में जो भी कोशिका होती हैं आपस में सटे होती है, उनके बीच जरा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। एपिथेलियम उत्तक के कोशिकाओं में जरा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, जरा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दोस्तों बात को समझ गए? एपिथेलियम समझ गए? एक बार पुनः समझिए। एपिथेलियम उत्तक का कार्य सुरक्षा देना है एवं अंगों को अवशोषण, स्राव और विसरण में मदद करना है। अवशोषण, स्राव और विसरण में मदद करना। एपिथेलियम उत्तक शरीर के किन भागों में है? तो सभी अंगों के ऊपरी लेयर कौन उत्तक का बना हुआ है एवं आंतरिक अंगों का भीतरी लेयर भी कौन उत्तक का बना हुआ है? एपिथेलियम उत्तक का बना हुआ है। एपिथेलियम में कोशिकाएं काफी सटे होते हैं और इन कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी। आइए एपिथेलियम उत्तक के प्रकार। एपिथेलियम उत्तक के प्रकार को समझते हैं। एपिथेलियम उत्तक के प्रकार, और यह प्रकार जो है इसके कोशिकाओं के आकार के ऊपर है।
यानी इपिथेलियम ऊतक के सारे कोशिका एक जैसे नहीं होते। इपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं के अलग अलग आकार होने के कारण इस ऊतकों को पुनः बंटवारा कर दिया गया है। यानी कि एक आकार के कोशिकाओं को एक अलग नाम दिया गया, फिर उससे भिन्न आकार के कोशिकाओं को अलग नाम दिया गया, भिन्न आकार कोशिका को अलग नाम दिया गया है। लेकिन फिर भी उनके कार्य में समानता है, जो कार्य हम पढ़े हैं सुरक्षा देने का। लेकिन कोशिकाएं अलग अलग होने के कारण उनका बंटवारा किया गया है। अब कहिएगा ऊतक एक है तो कोशिका का आकार और आकृति तो समान होनी चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। मानव शरीर पौधों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। इसलिए पौधे में तो आपको बहुत कम जटिल ऊतक मिले थे, मानव शरीर में ढेर सारे जटिल ऊतक। तो अलग अलग कोशिका की आकृति होती है, इसीलिए इपिथेलियम ऊतक का बंटवारा भी किया गया है कि एक प्रकार में एक ही आकार और आकृति की कोशिका फिट हो सके। तो आइए इपिथेलियम ऊतक के प्रकार को समझ ले, जो प्रकार कोशिकाओं के आकार और आकृति के आधार पर बना है। इपिथेलियम का पहला है स्क्वेमस। स्क्वेमस सल्की इपिथेलियम, हिंदी में सल्की, अंग्रेजी में स्क्वेमस इपिथेलियम। और आप जानते हैं कि इसके प्रकार कोशिकाओं के आकार और आकृति के आधार पर फिक्स हुआ है, तो कोशिका के आकार और आकृति को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो स्क्वेमस इपिथेलियम होते हैं, सल्की उपकला ऊतक, सल्की उपकला ऊतक के कोशिकाएं कुछ दीवार में लगे ईंटों के समान होते हैं। ठीक है, दीवार में लगे ईंटों के समान होते हैं, देख रहे हैं ना, यही है आपका, इसी तरह होते हैं दोस्तों, इसी तरह होते हैं। ठीक है, इसी तरह होते हैं। अब बीच में इसका केंद्रक एकदम लंबा लंबा न्यूक्लियस होता है, कोशिका का लंबा लंबा न्यूक्लियस होता है। तो इपिथेलियम स्क्वेमस इपिथेलियम के कोशिकाओं को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कुछ इस तरह, अर्थात दीवार में लगे ईंटों के समान नजर आते हैं। क्लासरूम का दीवार देखिए, दीवार हुआ पूरा का पूरा स्क्वेमस, ईटा हुआ उसका कोशिका, तो एकदम सेम टू सेम। इस आकृति को ही ना हिंदी डिक्शनरी में क्या कहते हैं, सल्की। तो सल्की उपकला ऊतक स्क्वेमस इपिथेलियम के कोशिकाएं दीवार में लगे ईंटों के समान चपटे चपटे नजर आते हैं। इनके केंद्रक भी लंबे लंबे होते हैं। और मानव शरीर है, हर जगह जिंदा कोशिका है, ध्यान रखिएगा। बाल और नाखून को छोड़कर हर जगह कौन कोशिका है, जीवित कोशिका है, क्योंकि पौधे में अधिकांश कोशिका को मृत मिला था, लेकिन जंतु में ऐसा नहीं है। सब ऊतक में जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका है। अपवाद सिर्फ कितने हैं, बाल और नाखून। जानवरों में सींग, खूर, ये सब, पक्षियों के फर मृत कोशिकाओं से बने होते। तो स्क्वेमस इपिथेलियम समझ गए। अभी यह स्क्वेमस इपिथेलियम कहां पाया जाता है, तो स्क्वेमस इपिथेलियम हमारे मुख गुहा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों, मुख गुहा में पाया जाता है। मुख गुहा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। उसके बाद जीभ जो है ना, ये भी किस इपिथेलियम ऊतक से बना हुआ है, स्क्वेमस। जीभ का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, ये भी स्क्वेमस इपिथेलियम से हुआ है। जीभ का पूरा ऊपरी परत, हालांकि जीभ मांसल संरचना है, लेकिन पूरा का पूरा ऊपरी परत इपिथेलियम का होगा। और कौन इपिथेलियम का होगा, स्क्वेमस। ये मुख गुहा में पाया जाता है, ये जीभ में पाया जाता है, ये रक्त नली के भीतरी स्तर पर पाया जाता है, भीतरी स्तर में पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमारे शरीर का सबसे सुरक्षात्मक परत कौन है जानते हैं, हमारे शरीर का सबसे सुरक्षात्मक परत हमारी त्वचा है, त्वचा स्किन है कि नहीं। किसी भी अंग को आघात से बचाने के लिए सबसे पहला जो अंग सामने रहता है वो है त्वचा। और गौरतलब है कि त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और पूरा का पूरा त्वचा एक सुरक्षात्मक परत ही है हमारे शरीर के लिए। तो निश्चित ही त्वचा का निर्माण किस ऊतक से हुआ होगा, इपिथेलियम से, क्योंकि त्वचा एक सुरक्षात्मक परत है सभी अंगों के लिए, पूरे शरीर के लिए, और सुरक्षा देने का काम इपिथेलियम का होता है। तो त्वचा का निर्माण मुख्य रूप से इपिथेलियम ऊतक के द्वारा होता है, और इपिथेलियम में जिस ऊतक के द्वारा होता है वह ऊतक कौन है, तो त्वचा का निर्माण किस इपिथेलियम से हुआ है, स्क्वेमस इपिथेलियम से हुआ है। त्वचा का निर्माण किस इपिथेलियम से हुआ है, स्क्वेमस इपिथेलियम से हुआ है। किस इपिथेलियम से हुआ है। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। स्क्वेमस इपिथेलियम में एक ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य किसी इपिथेलियम में नहीं पाए जाते। स्क्वेमस इपिथेलियम में एक ऐसा गुण मौजूद है, एक ऐसी विशेषताएं मौजूद हैं जो अन्य किसी इपिथेलियम में नहीं है दोस्तों। अब कहिए कौन सी वो विशेषता है, तो विशेषता लेयर बनाने का। स्क्वेमस इपिथेलियम एक के ऊपर एक लेयर बना सकती है।
स्क्वेमस का एक परत, फिर उसके ऊपर स्क्वेमस का दूसरी परत, फिर तीसरी परत, ये एक के ऊपर एक परत बनाने का गुण केवल स्क्वेमस इपिथेलियम में होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा मानव शरीर के सबसे बड़े अंग त्वचा को मिलता है। अब देखिए होंगे, क्या त्वचा की मोटाई हर जगह समान है दोस्तों? नहीं। सबसे मोटी त्वचा हमारे तलवे पर है, तलवे पर। त्वचा की सबसे मोटी परत पैर के तलवे पर है। क्यों है? आप समझ रहे होंगे कि वह मोटा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। वहीं त्वचा की सबसे पतली परत आंखों के पलक पर होता है। आंखों के पलक पर त्वचा सबसे पतली और पैरों के तलवे पर त्वचा सबसे मोटी। ये त्वचा कहीं पतली कहीं मोटी, ये कौन सा खेल हो रहा है दोस्तों? ठीक है, तो त्वचा जरूरत के हिसाब से अनुकूलन के आधार पर जहां मोटा होना चाहिए वहां मोटा है, जहां पतला होना चाहिए वहां पतला है। और यह खास गुण आ पाता है किसके कारण? स्क्वेमस के कारण। यही में गुण है कि यह एक से एक के ऊपर एक लेयर बना सकता है, एक के ऊपर एक लेयर बना सकता है दोस्तों। तो स्क्वेमस में इतना ही याद रखना है। उसके अलावे एक कार्य पढ़े थे हम, किसका? विसरण का। ठीक है, पढ़े थे ना विसरण का कार्य कि इपिथेलियम उत्तक विसरण, स्राव और अवशोषण में मदद करता है। तो विसरण में मदद करने वाला जो इपिथेलियम है वो कौन है? स्क्वेमस है। विसरण में मदद करने वाला इपिथेलियम कौन है? तो इपिथेलियम का पहला प्रकार है स्क्वेमस। और स्क्वेमस उत्तक के कोशिकाओं को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो दीवार में लगे ईंटों के समान नजर आते हैं, चपटे नजर आते हैं, उसके न्यूक्लियस लंबे लंबे नजर आते हैं। यह स्क्वेमस इपिथेलियम मुखगुहा जीव और रक्त नली के भीतरी लेयर का निर्माण करता है। त्वचा का निर्माण स्क्वेमस इपिथेलियम के द्वारा ही हुआ है। इपिथेलियम उत्तक की एक खास विशेषता होती है कि यह एक के ऊपर एक परत बना सके। यही कारण है कि त्वचा हमारी कहीं पतली और कहीं मोटी होती है। सबसे पतली त्वचा कहां पर है? पैर के तलवे पर है, तलवे पर। और सबसे मोटी त्वचा, सॉरी, सबसे मोटी पैर के तलवे पर और सबसे पतली। क्या होता अगर उल्टा होता? अंदाज लगा रहे हैं? अगर यही उल्टा हो जाता तो क्या होता? चलिए दोस्तों, जो होता सबके साथ होता, क्या टेंशन थोड़ी लेना है। आइए दूसरा इपिथेलियम उत्तक का दूसरा टाइप कोलुमनर। कोलुमनर इपिथेलियम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्तंभाकार। स्तंभाकार आपको पहले ही बताए थे कि ये जो इपिथेलियम को बांटा गया ना है, ये कोशिकाओं के आकार और आकृति के आधार पर। नाम भी उसी का अनुरूप है। सल्की इसलिए नाम था कि कोशिका सल्की थी। आप कहिएगा सल्की क्या होता है? हम नहीं जानते, जो दिखाए वही सल्की है। फिक्र बनाते ना, उसी को सल्की कहते हैं। बहुत पर हिंदी में समझ नहीं आता है। दिक्कत यह है कि हिंदी भाषी लोग कोई भी हिंदी का डिक्शनरी रखते नहीं है। जिसके भी घर जाइए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होगा, जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हिंदी का कोई डिक्शनरी है, हिंदी का भी डिक्शनरी रखनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, नहीं रखते हैं तो कोई ये बुरी बात नहीं है, लेकिन रखते हैं तो अच्छी बात जरूर है। आइए दोस्तों, स्तंभाकार इपिथेलियम। स्तंभाकार इपिथेलियम की कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाए ना, एकदम बड़े बड़े स्तंभ के समान खड़े नजर आते हैं। ठीक है, ये देखिए एकदम स्तंभ के समान खड़े नजर आते हैं। इस तरह से ये कोशिका बना रहे, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, पांच कोशिका, छह कोशिका, लीजिए 7 कोशिका, टोटल 10 बना देते हैं। तो इस उत्तक के कोशिकाओं की आकृति स्तंभ के समान होती है, कुलुम्न के समान होती है, इसीलिए इसका नाम स्तंभाकार या कुलुम्नर रखा गया। और इस उत्तक में, इस उत्तक के अग्रभाग में, ठीक है, इस उत्तक के अग्रभाग में एकदम फाइबर के समान स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर के समान स्ट्रक्चर होते हैं, एकदम फाइबर के समान स्ट्रक्चर होते हैं। सभी उत्तक, स्तंभाकार उत्तक के सभी कोशिकाओं के शीर्ष भाग में, अग्रभाग में एकदम फाइबर के समान स्ट्रक्चर होते हैं। फाइबर के, जैसे ब्रश का जो कुच्ची नहीं होता दोस्तों, जिसमें फाइबर लगे होते हैं, देखे हैं ना? देखे कहीं ना, रोज देखते हैं क्या? एकदम सेम टू सेम वैसे वैसे दोस्तों। और ये जो फाइबर के समान स्ट्रक्चर है दोस्तों, इस फाइबर के समान स्ट्रक्चर को कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। हिंदी में रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। तो कोलुमनर इपिथेलियम की खास विशेषताएं हैं कि इनके कोशिकाएं लंबे लंबे और कोशिकाओं के शीर्ष भाग पर फाइबर के समान जो स्ट्रक्चर लगे होते हैं उसे रसांकुर कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। तो किस प्रकार के इपिथेलियम में माइक्रोविलाई नामक संरचना होती है? कोलुमनर। क्लियर हो गया? और यह उत्तक दोस्तों, यह उत्तक कहां पाए जाते जानते हैं? आहार नाल में पाए जाते हैं। आहार नाल में, इसको अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं।
अब दोस्तों कहिएगा कि ये आहार नाल क्या है, तो इसको भी समझ लीजिए क्योंकि बहुत आगे जाकर हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो किसी को समझ नहीं आ रहा आहार नाल क्या है। दोस्तों हमारा जो पाचन करने वाले अंग है ना, वो उसकी शुरुआत कहां से होती है? मुंह के बाद प्रमुख अंग कौन होते हैं? प्रमुख की हम बात करें, बीच में और कुछ होते हैं। अमाशय के बाद प्रमुख अंग कौन होते हैं? छोटी आंत होते हैं। और छोटी आंत के बाद क्या होते हैं? बड़ी। यहीं पर अंत हो जाता है पाचन करने वाले अंगों का। ये मुंह से लेकर के अमाशय तक जो है सभी अंग आपस में एक नली आकार की संरचना में जुड़े होते हैं। हमारे शरीर में भोजन को पचाने वाले ये सभी प्रमुख अंग एक नली के समान संरचना में जुड़े होते हैं। ये मुंह से लेकर बड़ी आंत तक की नली आकार की संरचनाओं का ही नाम क्या है? आहार नाल है। तो आहार नाल क्या होता है आप समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं इसमें। आहार नाल क्या होता है तो आहार नाल समझ के, तो ये स्क्वेमस जो है, सॉरी कुलुमनर एपिथेलियम आहार नाल में पाए जाते हैं। लेकिन आहार नाल के उन हिस्सों में जहां कुछ ना कुछ क्या होता है? अवशोषण होता है, या कुछ ना कुछ क्या होता है? स्रावित होता है। यह कुलुमनर एपिथेलियम स्तंभाकार उपकला आहार नाल में पाया जाता है, लेकिन आहार नाल के सभी भागों में नहीं पाए जाते हैं। ये उत्तक आहार नाल के उन भागों में पाए जाते हैं जहां कुछ ना कुछ अवशोषण होता है, जहां कुछ ना कुछ स्रावित होता है। एग्जाम्पल बता, आप जानते हैं कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में। अगर पूछ दे कि छोटी आंत के भीतरी स्तर किस एपिथेलियम से बना है? कुलुमनर, क्योंकि वहां अवशोषण का कार्य हो रहा है। अवशोषण का कार्य इसी एपिथेलियम के जरिए संपन्न होता है। विसरण का कार्य स्क्वेमस कर रहा था, लेकिन अवशोषण सेक्रेशन दोनों कार्य स्तंभाकार करता है। आप अमाशय के बारे में भी हल्का पल्का जानते होंगे। आप जानते होंगे अमाशय में एसीएल निकलता है जो भोजन को पचाता है। पता है आपको? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है, स्राव हो रहा है। और पूछ दे कि अमाशय का भीतरी स्तर किस एपिथेलियम से बना है? स्तंभाकार से। छोटी आंत का भीतरी स्तर किस एपिथेलियम से बना है? स्तंभाकार से। क्रिया होती है, अवशोषण या सेक्रेशन हो रहा है। जहां अवशोषण और सेक्रेशन होगा वहां कौन एपिथेलियम होगा? स्तंभाकार। कोई दिक्कत? समझ के बात को तीसरा प्रकार पढ़ाइए। एपिथेलियम का तीसरा प्रकार है कुबॉइडल, घनाकार एपिथेलियम, कुबॉइडल एपिथेलियम। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, किसका नाम घनाकार है तो आप समझ गएंगे कोशिका कैसी होती है। कैसी होती है? घन के आकार को तो घन बना के दिखाना जरूरी है। आप जानते होंगे घनाकार कैसी होती है क्या? तो दोस्तों इस उत्तक का नाम घनाकार इसलिए पड़ा क्योंकि इनके कोशिकाएं घन के समान दिखाई पड़ती है, घन के समान। जो सबसे बड़ी बात इस उत्तक में फिगर बनाना जरूरी नहीं है, घन के समान होती है, घन के समान। घन बना देंगे तो दोस्तों घन 3D पिक्चर है, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब बीच में यह है इसका न्यूक्लियस, यह घनाकार क्योंकि यह घन के समान। तो घनाकार उत्तक की जो सबसे बड़ी विशेषताओं को हमें समझना है वो कि आप जानते हैं कि त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डर्मिस नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस। नोट जो दिए हैं उसको कभी कभी पढ़ लीजिए कीजिए अपनों से भी, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छा रहेगा कि जो पढ़ना है उसको एक बार पढ़ के आए, ठीक है। जैसे जंतु उत्तक आज चल रहा है और जो जंतु उत्तक पढ़ के आया होगा वो ज्यादा समझ रहा होगा। तो एक बार पढ़ के आइए, रिवीजन करके आइए, इससे ये भी पता चलेगा कि कौन पॉइंट नोट कर लेना है। बहुत क्या होता है कि पढ़ता नहीं है ना, कोई नया चीज बताते उसको सब कुछ नहीं लगता, लिखते रहता, वही बात लिखा हुआ है नोट में। तो नोट एक बार पढ़ के आइएगा तो आपको समझ बहुत जल्दी आएगा और इसका सीधा पैदा प्रश्नों पर बनेगा। पौधा का उत्तक पढ़ा है, पौधे के उत्तक से रिलेटेड प्रश्न हल हो रहे थे, आपसे बन रहे थे। अब आपसे जंतु भी बनेगा। त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। कहते हैं तो मतलब कहते हैं, क्यों कहते हैं इसका कोई उत्तर नहीं है, कहते हैं। और भीतरी परत को क्या कहते हैं? डर्मिस। ये त्वचा के ऊपरी परत एवं त्वचा के भीतरी परत में कई सारी ग्रंथियां होती है। कई सारी कहां पर? ऊपरी और भीतरी परत में। और इन सभी ग्रंथियों का निर्माण कौन उत्तक करता है? घनाकार एपिथेलियम। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में ढेर सारे ग्रंथि हैं, सभी ग्रंथियों का निर्माण इस घनाकार एपिथेलियम से नहीं होता है। त्वचा के ऊपरी परत जिसे एपिडर्मिस कहते हैं और भीतरी परत जिसको डर्मिस कहते हैं, इस एपिडर्मिस और डर्मिस में कई सारे ग्रंथियां होती है। उन्हीं ग्रंथियों का निर्माण होता है इस घनाकार एपिथेलियम उत्तक से, कुबॉइडल एपिथेलियम से। तो कुबॉइडल एपिथेलियम ग्रंथि बनाने वाला है, ग्रंथि बनाने वाला, ध्यान पर दीजिए, ग्रंथि बनाने वाला है। क्लियर हो गया? और कौन कौन प्रमुख ग्रंथियां हैं आप पढ़िए, नोट में प्रमुख ग्रंथियों का जिक्र हम कर दिए।
पढ़िए तो एक बार प्रमुख ग्रंथियों के बारे में। चलिए, धनंजय चौबे, मणि कुमार, जितेंद्र कुमार, ऑनलाइन वाले सब एकदम समझिए, जो दिक्कत होगा उसको बाद में दूर करेंगे। कल बताओ कौन क्लास हुआ था दोस्तों? अगर दरोगा बनना है लगातार क्लास में लगे रहिए, क्लास छोड़िएगा। हाँ, कल कौन क्लास हुआ था? ज्योग्राफी हुआ था। कल ज्योग्राफी हुआ था दोस्तों। क्या समझ लिए ग्रंथि? समझ लिए तो याद भी हो गया होगा, नहीं हुआ घर पर याद कर लीजिएगा। तो जितने भी ग्रंथि है सब किससे बना है? घनाकार एपिथेलियम से। ये ग्रंथि बनाने वाला है। स्क्वेमस त्वचा बनाने वाला है। स्क्वेमस त्वचा बनाने वाला है। उसके बाद कोलुमिनर आहार नाल के उन भागों को बनाया, भीतरी भाग को जहां कुछ ना कुछ स्रावित हो रहा है, जहां कुछ ना कुछ, और ये क्या बना रहा है? ग्रंथि बना रहा है। क्लियर है? अब आइए चौथा और अंतिम एपिथेलियम पर। चौथा और अंतिम एपिथेलियम पर, इसका नाम है सिलिएटेड एपिथेलियम, पक्षांबी। ठीक है, पक्षांबी, सिलिएटेड। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सिलिएटेड एपिथेलियम जो है, इस उत्तक की कोशिकाएं कुछ हद तक स्तंभाकार से मिलती है, यानी कि इस उत्तक के भी कोशिकाएं लंबे लंबे स्तंभ के समान होते हैं। इस उत्तक के कोशिकाएं भी लंबे लंबे स्तंभ के समान होते हैं, लेकिन इस उत्तक के शीर्ष भाग का जो फाइबर होता है काफी बड़े बड़े होते हैं। काफी क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो इस उत्तक की विशेषता यह है कि इसके शीर्ष भाग पर एकदम लंबे लंबे फाइबर लगे होते हैं, लंबे लंबे फाइबर लगे होते हैं दोस्तों। और इस फाइबर को कहते हैं सीलिया। इस फाइबर को क्या कहते हैं? सीलिया। यानी सीलिया कोशिका में, कोशिका के शीर्ष भाग से फाइबर, लंबे लंबे फाइबर, यह माइक्रोविलाई से बड़ी रचना है सीलिया। हालांकि माइक्रोविलाई भी कोशिका के कोशिका झिल्ली से ही निकला हुआ था, और यह भी कोशिका के कोशिका झिल्ली से ही निकला है। तो ये सीलिया निकले होते बड़े बड़े, इसलिए इसका नाम भी क्या? सिलिएटेड। और इसके सीलिया में हमेशा गति रहती है, भ्रमर गति ऐसे ऐसे करते रहता है दोस्तों। ये हमारे अंगों के उन भागों में पाए जाते हैं दोस्तों। ये सिलिएटेड एपिथेलियम, पक्षांबी उपकलावुत्तक, हमारे शरीर के उन अंगों में पाए जाते हैं जहां कुछ ना कुछ पदार्थ का क्या होते रहता है? आवागमन होते रहता है। क्या होते रहता है? आवागमन होते रहता है, कुछ ना कुछ पदार्थों का। अब आहार नाल से भोजन का आवागमन होता है तो वहां नहीं रहता है, भोजन मुंह से पेट में जाता है गुरुत्व बल के कारण, न कि इसके सीलिया के गति के कारण। तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम उन अंगों में है जहां कुछ ना कुछ पदार्थ का आवागमन हो रहा है। जैसे दो प्रमुख अंग, श्वास नली। श्वास नली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। इस ट्रेकिया में हवा का आवागमन होता है। तो ट्रेकिया का आंतरिक भाग किस उत्तक का बना होता है? सिलिएटेड। उसी तरह फीमेल बॉडी में पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ओवा यानी कि अंडाणु का आवागमन होता रहता है। तो फैलोपियन का भी आंतरिक भाग किस उत्तक का बना होता है? सिलिएटेड का। ये अपने सीलिया के गति से ओवा को फैलोपियन ट्यूब में इधर उधर करते रहता है। ये श्वास नली में हवा को इधर उधर करते रहता है, मतलब जिधर जाना चाहिए सच में उधर उधर करते रहता है। तो जहां कुछ ना कुछ पदार्थों का आवागमन होता है वहां सिलिएटेड होता है। लेकिन अपवाद जान लीजिए, ब्लड, रक्त नली में रक्त का आवागमन होता है, तो रक्त हृदय के द्वारा लगाए गए दाब पर बहता है, उसमें सीलिया कुछ नहीं है। यानी रक्त नलियों का भीतरी स्तर स्क्वेमस बना रहा था। अब जो कहिएगा कि रक्त नली में रक्त का आवागमन होता है तो वहां सिलिएटेड होना चाहिए, वहां नहीं होता। सिलिएटेड का काम होता है कि अपने सीलिया के गति के द्वारा किसी पदार्थ को आगे बढ़ाना या पीछे करना। लेकिन रक्त जो है वो प्रेशर पर हमारे शरीर में फ्लो होते हैं, हृदय के द्वारा लगाए गए प्रेशर में, उसमें सीलिया की गति का कोई जरूरी नहीं है। ब्लड इस गति से पड़ते हैं कि वहां सीलिया रहेगा, सीलिया उखड़ जाएगा, ब्लड बहा ले जाएगा। क्लियर हो गया? तो एपिथेलियम उत्तक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एपिथेलियम उत्तक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। एक बार दोस्तों हम पुनः देख लेते हैं एपिथेलियम को, ताकि हम फिर अगले उत्तक पर जाए तो एपिथेलियम पूरी तरह से हमारे यहाँ क्लियर हो चुका है। सबसे याद रखना है, एपिथेलियम उत्तक का मुख्य काम सुरक्षा देना है। इसके अलावे यह कौन से कार्य में मदद करते हैं? तो पहली बात यह याद रखना है कि एपिथेलियम सुरक्षा देने के अलावे विसरण, स्राव और अवशोषण में अंगों का मदद करते हैं। यह उत्तक सभी अंगों के बाहरी परत एवं आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर को बनाते हैं। इस उत्तक में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी। यह उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार के उत्तक का बंटवारा कोशिकाओं के आकार के आधार पर किया गया है। स्क्वेमस एपिथेलियम से किसका निर्माण हुआ है? और स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें सहायता करते हैं? त्वचा में अस्तर बनाने वाला उत्तक भी कौन है दोस्तों? स्क्वेमस से त्वचा में अस्तर बनाने वाला भी कौन? एपिथेलियम। उसके बाद स्तंभाकार एपिथेलियम में कौन सी प्रमुख संरचना पाई जाती है?
और स्तंभाकारी एपिथेलियम आहार नाल के उन भागों में पाया जाता है जहां कुछ ना कुछ अवशोषित और स्रावित होता है। तीसरा है घनाकार एपिथेलियम जो ग्रंथियों का निर्माण करता है। किसका और कैसे ग्रंथि का? जो ग्रंथियां हमारे त्वचा के ऊपरी एवं भीतरी परत पर स्थित है और सिलिएटेड अभी तुरंत आपको बता चुके हैं, ताजा ताजा है, बताने की जरूरी नहीं है दोस्तों। आ जाइए दूसरा उत्तक। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक के मुख्य कार्य क्या है ये अब तो समझ चुके हैं दोस्तों। क्या? भिन्न भिन्न अंगों को जोड़ना और दो अंगों के बीच खाली स्तर है तो उसके बीच में जाकर जमा। संयोजी उत्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस उत्तक में कोशिका कम और इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल, अगर कोशिका कम है तो यही ज्यादा होगा और कौन होगा? तो यह संयोजी उत्तक की विशेषता है कि इनमें कोशिकाएं कम और इंटरसेलुलर स्पेस काफी ज्यादा होता है। और संयोजी उत्तक के कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान है अर्थात जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये खाली नहीं रहता है, इसमें कुछ ना कुछ पदार्थ भरे रहते हैं। कुछ ना कुछ क्या रहते हैं? पदार्थ भरे रहते हैं। और जो पदार्थ भरे रहते हैं उसका नाम क्या है? मैट्रिक्स है। क्या है? तो संयोजी उत्तक की सबसे बड़ी विशेषता कि इन उत्तकों में कोशिकाएं बहुत कम होती है और इंटरसेलुलर स्पेस काफी ज्यादा होते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस भी खाली नहीं रहता है बल्कि उन खाली जगहों में कुछ ना कुछ पदार्थ भरे रहते हैं। और संयोजी उत्तक के कोशिकाओं के बीच जो पदार्थ भरे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है आप समझ गए ना। और ये मैट्रिक्स भी सभी संयोजी उत्तक में एक समान नहीं होते हैं। किसी का मैट्रिक्स बिल्कुल क्या होता है? तो किसी का मैट्रिक्स बिल्कुल है, किसी का मैट्रिक्स है जेली के समान होता है, किसी का मैट्रिक्स फाइबर के समान होता है। किसके? फाइबर के। यानी भांति भांति का मैट्रिक्स। किसी संयोजी उत्तक के कोशिकाओं के बीच ठोस पदार्थ भरे हैं, किसी संयोजी उत्तक के कोशिकाओं के बीच तरल पदार्थ भरे हैं, किसी संयोजी उत्तक में जेली के समान पदार्थ भरे हैं, किसी संयोजी उत्तक के कोशिका के बीच फाइबर के समान। यानी सारे संयोजी उत्तक का मैट्रिक्स एक समान नहीं होते। और यही कारण है कि सभी संयोजी उत्तक एक समान नहीं होते। कोई संयोजी उत्तक आपको ठोस मिलेगा जैसे हड्डी, कोई संयोजी उत्तक आपको तरल मिलेगा जैसे ब्लड, कोई संयोजी उत्तक आपको लचीला मिलेगा जैसे कार्टिलेज। अब हड्डी जानते हैं संयोजी उत्तक है, अब ब्लड क्या जानते हैं? संयोजी उत्तक। इतना अंतर क्यों है? हड्डी इतना ठोस, ब्लड में ब्लड पूरा लिक्विड। क्या कारण है? तो ब्लड के कोशिकाओं के बीच कैसे पदार्थ इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, यानी तरल पदार्थ बहुत ज्यादा है। तो तरल पदार्थ बहुत ज्यादा है तो उसमें कोशिका तैरती रहती है और ब्लड तरल होता है। वहीं हड्डी के कोशिकाओं के बीच कैसे पदार्थ? ठोस पदार्थ, कैल्शियम फॉस्फेट ठूसे रहते हैं इसलिए वो ठोस होते हैं। वही कान में जो कार्टिलेज उपास्थि है इनके कोशिकाओं के बीच कैसे पदार्थ होते हैं? जेली के समान पदार्थ होते हैं इसलिए वे लचीले होते हैं, लच करते रहते हैं, लचीले होते हैं दोस्तों। तो संयोजी उत्तक कैसा होगा यह डिपेंड करता है कि उसका मैट्रिक्स कैसा है। एक संयोजी उत्तक ठोस भी हो सकते हैं, एक संयोजी उत्तक तरल भी हो सकते हैं, कुछ संयोजी उत्तक लचीले भी हो सकते हैं। ये जैसे भी हो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि उस संयोजी उत्तक का मैट्रिक्स कैसा है। क्लियर हो गया? संयोजी उत्तक के प्रमुख कार्य तो आप जान ही चुके थे। कोशिकाओं की क्या व्यवस्था है आप देख ही लिए। आइए अब संयोजी उत्तक के प्रकारों को देख लेते हैं कि संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। संयोजी उत्तक पहला प्रकार है एरिओलर। एरिओलर। अब इसको अवकाशी नहीं कहा जाता है, इसी तरह एरिओलर लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में शुद्ध नाम अभी भी अवकाशी है। एनसीईआरटी बुक लिखता है अवकाशी, तो आप एरिओलर याद रखिए। सभी संयोजी उत्तक में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बॉडी में कौन संयोजी उत्तक है? एरिओलर है। सभी प्रकार के संयोजी उत्तक में सबसे ज्यादा मानव के शरीर में जो संयोजी उत्तक पाया जाता है वो कौन है? एरिओलर। और आपको बताए थे कि एरिओलर सभी संयोजी उत्तक में मैट्रिक्स पाए जाते हैं। तो एरिओलर का जो मैट्रिक्स होते हैं ना उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका तथा फाइबर भरे होते हैं। इस एरिओलर के मैट्रिक्स मतलब आप समझ रहे हैं ना, किसे कहेंगे? संयोजी उत्तक के कोशिकाओं के बीच जो पदार्थ भरे होंगे उसी को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। तो एरिओलर का जो मैट्रिक्स है ना इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं और फाइबर है। अब कहिएगा एक ही उत्तक में विभिन्न प्रकार का कोशिका कैसे हो सकता है? उत्तक में कोशिका नहीं है, कोशिकाओं के बीच में मैट्रिक्स में कोशिका है।
मैट्रिक्स का कोशिकाएं। और विभिन्न प्रकार के एरियोलर के मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनमें जो सबसे प्रमुख है मास्ट सेल। सबसे प्रमुख कौन है? अब मास्ट सेल प्रमुख क्यों है? तो एरियोलर ऊतक के मैट्रिक्स में जो ये मास्ट कोशिका मौजूद है, मास्ट कोशिका मौजूद है, ये मास्ट कोशिका 3 महत्वपूर्ण पदार्थों को स्रावित करती है। और वो 3 महत्वपूर्ण पदार्थ है दोस्तों, हिस्टामीन, दूसरा है सीरोटोनिन, और ये दोनों दोस्तों एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन। कभी तो डायरेक्ट यही प्रश्न आ जाते हैं, हिस्टामिन क्या है? ऑप्शन में देता है प्रोटीन, बी में देता है कार्बोहाइड्रेट, सी में देता है वसा, और 4 में देगा अमेरिका का एक झील। ऐसा भी प्रश्न आता है। आपको एक वाक्य बता रहे हैं, क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत पुराना बात है, रेलवे बोर्ड का क्वेश्चन था। हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, ऑप्शन था रक्त के आरबीसी में, रक्त के डब्ल्यूबीसी में, रक्त के प्लेटलेट्स में, डी में था अमेरिका में। अब जो विद्यार्थी था वो पूरा एकदम नीलबट्टे सन्नाटा वाली स्थिति थी। नीलबट्टे सन्नाटा समझ रहे ना आप? नहीं समझ रहे तो इसका मतलब है आपको आसपास से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। तो एकदम नीलबट्टे सन्नाटा था। उसने सोचा कि दुनिया में सबसे विकसित कौन? हीमोग्लोबिन वहीं पर होगा। कभी कभी क्या होता है कि बायोलॉजी में इतने प्रश्न डाले हैं कि पूरा मेरा एकदम श्योर रहता है कि प्रश्न इससे बाहर होगा ही नहीं। कभी कभी बाहर हो जाता है ना, तो हम देखते कहां से आ गया क्वेश्चन। तो विद्यार्थी मिलता था, कहता बना लिए थे सर। कैसे बना लिया? बताए थे। तो अभी बता रहे कि हिस्टामिन सीरोटोनिन क्या है? प्रोटीन। अब ये प्रश्न नहीं है नोट्स में, हिस्टामिन क्या है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो इस मास्ट सेल के द्वारा 2 खास प्रोटीन हिस्टामिन और सीरोटोनिन निकलता है, और तीसरा निकलता है हेपेरिन। हेपेरिन एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और इन सबके बड़ी महत्वपूर्ण कार्य हैं। हिस्टामिन का काम है रुधिर वाहिनी को फैलाना, मतलब रुधिर वाहिनी कहते हैं ब्लड वेसल्स, या और स्पष्ट भाषा में रक्त नली। हिस्टामिन वो प्रोटीन है जो रक्त नली को विस्तार करने में मदद करता है, और रक्त नली विस्तार करके फिर संकुचित होती है, तो संकुचित होने में कौन प्रोटीन मदद करता है? यानी दोनों प्रोटीन का कार्य एक दूसरे के विपरीत है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का। और भी प्रमुख कार्य है इनके, जैसे हिस्टामिन एलर्जी से होता है, हिस्टामिन ज्यादा निकलता है और हमें एलर्जी से बचाता है। हेपेरिन का काम है शरीर के भीतर ब्लड को जमने नहीं देना। हालांकि हेपेरिन का निर्माण हमारे लीवर यकृत में भी होता है, लेकिन यह मास्ट कोशिकाओं के द्वारा भी होता है। तो एरियोलर जो शरीर में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा संयोजी ऊतक, सबसे ज्यादा जो मानव शरीर में होता है वो एरियोलर ही होता है। और इनकी खास विशेषता कि इनके मैट्रिक्स में कई प्रकार के सेल, हम तो सिर्फ एक मुख्य सेल के बारे में बताए, और भी कई प्रकार के सेल होते हैं जो जानना उतना जरूरी नहीं है। मास्ट सेल महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन निकल रहा है। अब 2 प्रकार के फाइबर इसके मैट्रिक्स में है, एक व्हाइट फाइबर। ये फाइबर वाली जो संरचना होती है दोस्तों, आप कहिए क्या फाइबर, ये कैसा फाइबर है? ये प्रोटीन की बनी संरचना है, ठीक है। इसको फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि लंबे लंबे होते हैं। तो जहां भी फाइबर आ जाए ना कि ये फाइबर है, तो समझ जाए कि लंबी लंबी संरचनाएं हैं, और ये सारे फाइबर शरीर में होते हैं तो प्रोटीन से निर्मित होते हैं, प्रोटीन से। तो इसके मैट्रिक्स में प्रमुख कोशिका में एक मास्ट सेल पड़े, और फाइबर में 2 प्रमुख, एक व्हाइट फाइबर और दूसरा कौन? येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि व्हाइट फाइबर में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन बनता है दोस्तों, कौन? कोलेजन प्रोटीन बनता है, जो हमारे हड्डी को बनाने में अपना योगदान देते हैं। और येलो से इलास्टिन प्रोटीन निकलता है। कौन प्रोटीन? इलास्टिन प्रोटीन निकलता है। इसलिए ये दोनों फाइबर महत्वपूर्ण है। एरियोलर के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले व्हाइट फाइबर से कौन प्रोटीन निकलता है? कोलेजन प्रोटीन निकलता है। एरियोलर के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले येलो फाइबर से कौन प्रोटीन निकलता है? इलास्टिन प्रोटीन निकलता है। ये सब प्रोटीन जो है ना अन्य अंगों के कार्यों में अपना सहायता देंगे दोस्तों। अब कहिएगा ये सब प्रोटीन बनाता है तो क्या मतलब हुआ? तो आपको पहले बताया कोशिका में राइबोसोम का काम क्या है, मतलब इनके कोशिका में जो राइबोसोम है वो खास प्रकार के कोलेजन प्रोटीन तैयार कर रहा है। इनके कोशिका के जो राइबोसोम है खास प्रकार के इलास्टिन प्रोटीन बना रहा है। तो मैट्रिक्स में क्या क्या महत्वपूर्ण आप समझे, मास्ट सेल के बारे में समझे, व्हाइट फाइबर येलो फाइबर समझे। समझना यह है कि व्हाइट फाइबर कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है? कोलेजन प्रोटीन। येलो फाइबर कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है? तो एरियोलर के बारे में समझे। एरियोलर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला संयोजी ऊतक है। एरियोलर के मैट्रिक्स में कई प्रकार के कोशिकाएं और कई प्रकार के फाइबर होते हैं, जिसमें प्रमुख मास्ट सेल है, व्हाइट फाइबर है और येलो फाइबर है। अब आइए एरियोलर के कार्य को आप समझ लीजिए। एरियोलर के कार्य, आपको ये कार्य तो समझे हुए हैं, संयोजी ऊतक कार्य जोड़ना है तो जोड़ेगा, लेकिन ये समझ लेना किसको जोड़ेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। एरियोलर का काम है त्वचा को मांसपेशी से जोड़ना,
अब फिर उस मांसपेशी को निचले मांसपेशी से जोड़ देना, ये इसका मुख्य काम है। हमारा त्वचा जो है ये मांसपेशी से जुड़ा हुआ है ना क्या दोस्तों? हमारा त्वचा भीतरी मांसपेशी से जुड़ा हुआ कि अलग है? जुड़ा हुआ है। अलग रहता तो क्या बात होता, जब मन हम लोग त्वचा खोल लेते हैं क्या, अब फिर बांध लेते हैं, लेकिन वो मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ तो कोई संयोजी ऊतक ही जुड़ा होगा। और कौन संयोजी ऊतक? एरियोलर। लाइन तो कटा हुआ ही था, कैसे कट गया? चलिए आ गया। ओके दोस्तों, लाइन कट गया था। तो एरियोलर के कार्य प्रमुख पढ़ लिए। हमारे त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य किस संयोजी ऊतक के द्वारा किया जाता है? एरियोलर के द्वारा किया जाता है। किस संयोजी ऊतक के द्वारा? एरियोलर के द्वारा। अब फिर त्वचा जिस मांसपेशी से जुड़ी रहती है वो मांसपेशी भीतर के मांसपेशी से जुड़ी रहता है, उसको भी जोड़ने का काम कौन करता है? एरियोलर करता है। अब दूसरा प्रमुख काम है इसको, यह रक्त नली। रक्त नली को अंग्रेजी में ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। रक्त नली को अपने स्थान पर बांध कर रखती है। अब रक्त नली, कुछ रक्त नली आपको दिखाई भी देता होगा, दिखाई देता है ना बाहर से रक्त नलियां। और जो रक्त नली आपको बाहर से दिखाई देती है वो रक्त नलियां सदा अपनी जगह पर ही रहती है कि नहीं रहती है? आपको ये रक्त नली यहां दिखाई दे रहा है तो यही रहता है कि ना हमेशा? ऐसा नहीं कि दौड़ते हैं कूदते हैं तो ये सब इधर उधर हो जाता है, फिर आप बैठ कर रक्त नली को स्थान पर लाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। रक्त नली अपने स्थान पर बिल्कुल त्वचा से बंधी रहती है, मांसपेशियों से बंधी रहती है। और रक्त नलियों को अपने स्थान पर त्वचा और मांसपेशियों से बांध कर रखने का कार्य किससे? एरियोलर ऊतक से होता है। किस संयोजी ऊतक से होता है? एरियोलर। यह विभिन्न अंगों को भी बांधने का काम करता है। तो एरियोलर के मुख्य कार्य को समझे। एरियोलर का मुख्य कार्य में हुआ कि त्वचा को मांसपेशी से, अब फिर उस मांसपेशी को भीतर के मांसपेशी से जोड़ता है। रक्त नली के चारों ओर एरियोलर संयोजी ऊतक पाए जाते हैं जो रक्त नलियों को त्वचा और मांसपेशियों से बांधकर एक जगह रखता है, या कई आंतरिक अंगों को आपस में ढीले ढाले बांधकर अपने स्थान पर रखता है। यानी आंतरिक अंग भी दोस्तों अपने स्थान पर ही रहते हैं। यह नहीं कि दौड़ेंगे तो हृदय नीचे चला जाएगा फिर ऊपर करेंगे अब फिर दौड़ेंगे। आंतरिक अंग भी सदा अपने जगह पर है और उसको भी सदा अपनी जगह पर बांध कर रखने का कार्य किस एरियोलर, किस संयोजी ऊतक के द्वारा होता है? एरियोलर। क्लियर हो गया? पहला संयोजी ऊतक एरियोलर हो गया। एक बार रीडिंग मारिए तो एरियोलर को। एरियोलर सेक्रेशन का काम कर रहा है ना। एरियोलर के मैट्रिक्स में जो मास्ट कोशिका है निश्चित ही वह सेक्रेशन का कार्य कर रहा है। मनोज कुमार, क्लियर हो गया दोस्तों? क्लियर ही हो गया होगा। कुछ दिक्कत होगा डायरेक्ट परीक्षा में दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लीजिए। क्या क्लासरूम में दिक्कत बहुत कम को होता है, एडी पोज टेंशन नहीं लीजिए। घर पर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हम बार बार घर पर पढ़ने का जोर देते हैं क्योंकि चमकते दमकते हैं तो पर्याप्त वसा ऊतक के कारण, और बुढ़ापे में झुर्रियां क्यों पड़ जाती है? तो वसा ऊतक की कमी के कारण। त्वचा के भीतर वसा ऊतक गायब हो गया है, झुर्रियां निकल गया है। वसा ऊतक भरा था तो एकदम टाइट फिटिंग था दोस्तों। क्लियर हो गया? तो वसा ऊतक हमारे चेहरों में चमक लाती है। अगर सही मात्रा में वसा ऊतक है तो कोई जरूरी नहीं फेस वॉश मारने का, क्या वैसे चेहरे चमकते दमकते गए। हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। लगता है सब कस्टमर होंगे क्या? जो कस्टमर नहीं होंगे उसको एड जो है कस्टमर बना देता है, ठीक है। आजकल तो प्रचार भी अलग अलग ऐसे फेस वॉश एकदम कहेगा विटामिन ई से भरपूर, क्या अब इतना बार एड देख लेगा आदमी फेस वॉश का, विटामिन ई से भरपूर, ई से भरपूर। अब जांच भी नहीं कराएगा कि शरीर में विटामिन ई का कमी है कि नहीं है, तुरंत जाकर चाहिए विटामिन ई, जबकि उसके शरीर में भरा पड़ा है। तो कभी कभी जो है लोग एड देखते देखते शिकार हो जाते हैं। खैर छोड़िए, हमारा काम था चेहरे में चमक लाना, कोष ऊतक की बदौलत, बसा ऊतक की बदौलत, ठीक है, बसा ऊतक बदौलत, ये इसका मुख्य काम है। एक क्वेश्चन आता है कि बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां क्यों पड़ जाती है? तो त्वचा के नीचे का बसा ऊतक गायब हो जाता है, इसलिए बुढ़ापे में त्वचा में क्यों जो है त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है। दूसरा होता है ठंड से बचाना, ठंड से बचाना, ठंड से बचाना।
अब आप कहिएगा ठंड से ये कैसे बचाते हैं, तो आपको ये तो पता नहीं कि ठंड लगता ही क्यों है। ठंडा और गर्मी लगने का कारण आप समझ रहे ना। नहीं तो समझिए, हम लोगों का मानव का शरीर कितना है, 37 डिग्री पर कांस्टेंट होता है। मानव समतापी जीव है, वार्म ब्लडेड जीव है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम लोगों का शरीर हमेशा 37 डिग्री पर कांस्टेंट। वहीं अगर वातावरण का ताप, मान लीजिए कि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, उसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 40 हो जाए, तो प्रकृति का यह नियम है कि उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करेगा, करेगा ही करेगा। अगर बीच में माध्यम है तो, वैसे बिना माध्यम का भी उष्मा गमन करता है विकिरण विधि द्वारा। खैर बीच में हवा माध्यम है, तो वातावरण का टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा हुआ, बाहर का उष्मा हमारे शरीर में प्रवेश करने लगा, और इसलिए हमें क्या लगने लगा, यानी गर्मी तब लगती है जब आपके शरीर में उष्मा प्रवेश करती है। गर्मी तब लगती है जब हमारे शरीर में उष्मा प्रवेश करेगा। गर्म तवे को छूने पर बहुत गर्म लगती है, त्वचा जल जाती है। क्यों? तो आप 37 डिग्री हुआ है, 100 डिग्री 150 डिग्री गर्म तवा, अब 150 डिग्री 37 डिग्री उष्मा और स्पीड से जाएगा, और स्पीड से जा रहा था, आप जल गए। तो गर्मी लगने का कारण क्या है, समझ गए? क्या है कारण? क्या है दोस्तों? उष्मा का शरीर में प्रवेश। अब वही मान लीजिए आ गया है जनवरी, और टेम्परेचर हो गया कितना वातावरण का, अब आपका शरीर ज्यादा है वातावरण का, तो आपके शरीर का उष्मा निकलकर क्या जाने लगेगा, बाहर। यानी कि ठंडा तब लगता है जब हमारे शरीर का उष्मा बाहर निकलता है, गर्म तब लगता है जब हमारे शरीर में उष्मा प्रवेश करता है। ठंड तब लगेगा जब उष्मा हमारे शरीर का बाहर निकलेगा, और गर्म तब लगेगा जब उष्मा हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। तो ठंडा और गर्मी का राज खुल गया कि नहीं खुल गया, समझ गए ना। अब आइए, बसा उत्तक का कौम है ठंड से बचाना। अब ये नहीं कि गर्मियों से बचाएगा, बसा उत्तक ठंड से बचाती है। और बसा उत्तक ठंड से कैसी बचाते हैं, तो बसा उत्तक त्वचा के ठीक नीचे है। ये शरीर के उष्मा को बाहर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। और शरीर का उष्मा बाहर जाने से रुक जाएगा तो आपको ठंडा लगेगा। ठंडा तब लगेगा जब उष्मा बाहर जाएगा। तो ये शरीर के उष्मा को, बसा उत्तक हमारे शरीर के उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, और फलस्वरूप हमारे शरीर को ठंड से सुरक्षा मिलती है। आप जानते हैं कि कुछ जानवर ठंडे क्षेत्र में ही रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कश्मीर का याक, ध्रुवीय भालू, पेंगुइन पक्षी, ये सब माइनस टेम्परेचर में रहते हैं। और जानते हैं कि ये सब उतने कम टेम्परेचर में इसे ठंडा क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उस जीव के त्वचा के नीचे का जो बसा का परत है ना, काफी मोटा मोटा है दोस्तों, काफी मोटा मोटा। इतनी मोटी बसा की परत होती है ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जीवों का, कि उसके शरीर से कम उष्मा निकलती है, और उसे ठंड का एहसास नहीं होती है। तो बसा उत्तक हमें ठंड से बचाएगा। तीसरा काम है, बसा उत्तक बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करता, बाहरी चोटों से। आप देखिए, मोटे मोटे आदमी को मारिएगा ना, जल्दी असर नहीं होगा, ठीक है। अब बहुत मोटे आदमी का तो मार दीजिएगा तो धीरे से घूमेगा, क्या हुआ है, चीटी गिर गया है। वही एक पतले दुबले आदमी को मार दीजिए, पूरा शरीर में लगेगा उसका 220 वोल्ट करंट दौड़ा है, झंझनाहट हो जाती है, हड्डी तक असर होने लगता है। जानते हैं क्यों? ये सब बसा उत्तक है। वो जो मोटे मोटे हैं, वो बसा उत्तक के कारण ही मोटे हैं। उसको जितना मारे सब नीचे में बसा उत्तक है, एब्जॉर्ब कर लिया, उसके अंदर जाने दिया। जो पतला है, पूरा बसा उत्तक बहुत पतला है, मारे बसा उत्तक फट गया, उसके बाद तो बसा उत्तक बाहरी चोट से बचाता है। बसा उत्तक बाहरी चोट से बचाता है। तो बसा उत्तक के कितने प्रमुख काम है? चेहरे में चमक लाना, शाइनिंग लाना, ठंड से बचाना, और बाहरी चोटों से। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी है दोस्तों, उसको भी समझना जरूरी है। और बसा उत्तक का नकारात्मक पहलू यह है कि अगर यह आवश्यकता से अधिक हो गया, शरीर मोटापे का शिकार हो जाता है। अब मोटापे का शिकार हो गया, उसके बाद पता नहीं लोग किस किस का शिकार होता है, ढेर सारे रोगों का शिकार हो जाता है। अब बसा उत्तक के अधिकता से लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अब बसा उत्तक की अधिकता क्यों हो जाती है? तो दोस्तों, बसा में भारी मात्रा में ऊर्जा होती है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, करना धरना कुछ नहीं है, खाना है केवल बसा, ठीक है, काम नहीं करेगा कुछ। अब बसा लेगा पूरा, मतलब तेल की खा रहा है जबरदस्त तरीके से। अब उसमें बहुत सारा ऊर्जा है, कम करेगा तब ना ऊर्जा खपत होगा। वो कम करते नहीं, खाकर बैठ जाता है, बहुत आता है तो घूम आता है। अब वो बसा उत्तक जमा हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। अब फिर तब जाइए कहेगा अब हम जिम जा रहे हैं, ठीक है, एकदम देखे अब जिम जा रहे हैं। जिम क्यों जाना पर वहां जाकर वो काम करता है, इससे एनर्जी खपत होती है, बसा उत्तक कम होगा। तो आदमी दोस्तों वैसा डोज ही लेगा कि जिम जाना पड़े क्या? हाँ, और एक पूरा का पूरा गैंग चलता है जो बोलेगा आपको सुबह का उठना जरूरी है, ठीक है, घूमना जरूरी है, सुबह टहलना जरूरी है। काय का जरूरी?
सबसे अच्छा नींद सुबह में आएगा क्या? अब उस समय उठ के घूमने जाइए। तो कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, फिजिकल कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि बच्चा सुबह सुबह क्या करे, तो दौड़ रहा है। अब कुछ नहीं है, बसा भी नहीं है, तो काहे ले जाके तुम आराम से सो, दिमाग रिलैक्स होगा। क्या रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। अब जो मोटे मोटे अंकल आंटियों हैं, अब वो सुबह सुबह टहलेगा नहीं, उसका बसाव तक कम होगा नहीं होगा। तो जानते हैं बसाव तक ज्यादा, मोटापा ज्यादा, उसके बाद इतना चीज ज्यादा होता है कि आदमी मर जाता है। अब भारत सहित आपको बता रहे हैं, भारत सहित पूरे एशियाई देश में एक गजब का प्रचलन चल गया है। सारी आबादी मोटापा का शिकार हो रहा है, ग्रामीण आबादी कुपोषण का शिकार है। सरकार का भी अलग एक तरह का मोटिवेशन कि एक बड़ी आबादी जहां उसका कुपोषण का शिकार है, वहीं एक दूसरी आबादी अति पोषण का शिकार हो रहे हैं। मतलब इतना खा रहे हैं कि खा के मोटा रहे हैं, एक तरफ खाना मिल नहीं रहा है। तो बड़ी विकट समस्या है विकासशील देशों को इसको लेकर कि एक और जहां ग्रामीण आबादी आज भी कुपोषण के शिकार है, उसकी शहर की एक बहुत बड़ी आबादी अति पोषण का शिकार होते जा रहा है, मोटापा का शिकार होते जा रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब पटना के गांधी मैदान से माननीय नीतीश कुमार मोटापा रोकथाम अभियान की शुरुआत करेंगे। ठीक है, बसाव तक समझ गए, एरियोलर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए तीसरा समझते हैं। तीसरा है टेंडन। क्या है? टेंडन। यह उत्तक व्हाइट फाइबर सेल से निर्मित होती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह अत्यधिक मजबूत तथा बहुत कम लचीले होते हैं। और इसका काम होता है जोड़ना, किसको? तो यह किसको जोड़ता है? मांसपेशी को जोड़ता है। यह हड्डी को नहीं, किसको जोड़ता है? और मांसपेशी को किससे जोड़ता है? हड्डी से, या फिर एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से भी जोड़ने का काम टेंडन के द्वारा ही होता है। तो टेंडन संयोजी ऊतक है और यह व्हाइट फाइबर सेल से निर्मित होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि यह ऊतक बहुत ही मजबूत और बहुत कम लचीले होते हैं और यह हमारे मांसपेशी को हड्डी से अथवा एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ता है। और ध्यान रखना है थोड़ा कि टेंडन हमेशा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। किसको? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। अगर हम ये बोल दें कि टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है तो यह थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। हमें यह नहीं बोलनी चाहिए कि टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, बल्कि यह बोलनी चाहिए कि टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन का काम मांसपेशियों से रिलेटेड है दोस्तों, टेंडन का काम मांसपेशियों से रिलेटेड है। यह टेंडन मांसपेशी को हड्डी से अथवा दूसरे मांसपेशियों से जोड़ता है। तो क्लियर हो गया तीसरा संयोजी। चौथा संयोजी आइए, और लिगामेंट। लिगामेंट आपका दोस्तों येलो फाइबर सेल से बना होता है। किससे बना होता है? येलो फाइबर सेल से। वही येलो फाइबर जो एरियोलर के मैट्रिक्स में था। और ये लिगामेंट की खासियत यह होता है कि यह टेंडन इतना ही मजबूत, यानी अत्यधिक मजबूत और अत्यधिक लचीले होते हैं। अत्यधिक मजबूत और अत्यधिक, जबकि टेंडन अत्यधिक मजबूत बहुत कम लचीले होते हैं। यानी टेंडन और लिगामेंट की मजबूती समान होती है, लेकिन जहां एक और टेंडन जो है वह बहुत कम लचीले होते हैं, जबकि लिगामेंट बहुत ज्यादा लचीले होते हैं। लिगामेंट बहुत ज्यादा लचीले होते हैं और इसका काम दोस्तों, इसका काम यह होता है कि हमारे बोन को, हड्डी को हमारे हड्डी से जोड़ना। हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य, बोन को बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट करता है। कौन करता है दोस्तों? लिगामेंट करता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। कौन करता है? टेंडन करता है। तो कितने प्रकार के संयोजी ऊतक पढ़े आप? 4 प्रकार के। एरियोलर हुआ, बसा ऊतक हुआ, बसा ऊतक को एडिपोज कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडिपोज कहते हैं, एडिपोज, टेंडन और लिगामेंट। आइए नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जिक्र करेंगे दोस्तों। आज खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि समय अब नहीं है, तो आइए अगले क्लास में हम चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रश्नों को बनाइएगा और निश्चित तौर पर आपसे प्रश्न बनेंगे। चलिए, संध्या कुमारी, सन्नी कुमार, जया कुमारी, दीप्ति, उत्तम, रवि, केमिस्ट्री कब चालू करेंगे दोस्तों? दोस्तों सब एक एक करके होगा, एक बार सबको चालू नहीं कर सकते हैं।
क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम लिख रहे हैं। पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा बताइए सबको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, निकलिए।